बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन। इससे पिछले टॉपिक में हमने कंडक्शन को डिस्कस किया था, जो कि हीट के ट्रांसफ़र होने का तरीक़ाकार था सॉलिड्स के लिए। और आज के टॉपिक में हम स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं कन्वेक्शन की, जो लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए है। क्वेश्चन है हमारे पास में, वाई आ बलून inflated with hot air as shown in a figure rises up। यानी जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यानी ये बलून है और इसके अंदर में हम हॉट एयर फिल करते हैं। जो देखिए नीचे फायर ऑन है, इस फायर की बिना के ऊपर में इसके अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और जैसे जैसे उसका एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है तो वो ऊपर को उठना शुरू कर देता है। तो ये क्वेश्चन है कि क्यों ऊपर उठ रहा है। उसका आंसर है हमारे पास में, अ लिक्विड और अ गैस बिकम्स लाइटर लेस डेंसर एंड इट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। क्योंकि लिक्विड्स हों चाहे गैसेस हों, जब इनको गर्म किया जाता है तो ये एक्सपेंड होते हैं। मास वही रहा लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मास ओवर वॉल्यूम। जिन्हें वो गैस के जितने मालिक्यूल्स हैं वो तो उतने रह गए, बलून के अंदर जितनी गैस है उतनी रही, लेकिन वो एक्सपैंड हो गई। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो मैटर जो है हमने लिया हुआ लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड गैस सभी इंक्रीज़ हो, उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। दिन वो एक्सपैंड हो जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, उनका मास वही रहता है। तो यहाँ पर हम चूँकि लिक्विड और गैसेस की बात कर रहे हैं तो उनका तो एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड के मुकाबले में, गैस तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है। तो लेकिन मास वही है न, मास मतलब उसमें मैटर एटम्स और मालिक्यूल जितने हैं वो तो उतने ही रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मास ओवर वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम के साथ इन्वर्स का रिलेशन है डेंसिटी का, यानी कि वॉल्यूम के बढ़ जाने से डेंसिटी कम हो जाती है। तो हमें रिजल्ट मिला कि लिक्विड और गैसेस जब एक्सपैंड होते हैं तो एक्सपैंड होने से उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब उनको गर्म करते हैं उनका वॉल्यूम बढ़ता है तो हल्के हो जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब हल्के हो जाते हैं। और हल्की चीज़ हमेशा ऊपर को उठती है और भारी चीज़ हमेशा नीचे को आती है। हॉट लिक्विड और गैस राइजेस अप अबाउ द हीटेड एरिया। इसी वजह से जब हम इसको टेम्परेचर गर्म करते हैं, इसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो गैस गर्म होती है, हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठती है, तो अपने साथ बैलून को भी ऊपर उठा लेती है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। यानी बहुत ज़्यादा मकदार में, बैलून का साइज़ बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर जो गैस की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है एयर की, तो वो एयर उसको ऊपर को उठा लेती है क्योंकि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होती है। द कूलर लिक्विड आर अ गैस फ्राम द सराउंडिंग फिल्स द प्लेस विद इन टर्न्स हीटेड अप। यानी कि अगर हम गैस को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट डायग्राम में भी हम देखेंगे, तो वो लिक्विड जो गर्म हुआ है, जो गैस गर्म हुई है वो ऊपर को उठेगी, और जो सराउंडिंग के अंदर में ठंडी हवा है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ, जो ठंडा पानी है आसपास में, वो नीचे को आएगा। और इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, जी हमारे पास में डायग्राम है। इसमें देखिए जब हम इस लिक्विड को नीचे फायर ऑन किया हुआ है तो इसके सेंटर में चूँकि फायर हीट ज़्यादा यहाँ पे मिल रही है सेंटर में, तो क्या होगा, जहाँ से सेंटर से पानी गर्म होगा तो हल्का हो जाएगा, वो ऊपर को उठेगा, तो इसके सराउंडिंग में किनारों की तरफ में जो साइड्स के ऊपर में ठंडा पानी है वो नीचे को आएगा, वो मालिक्यूल्स नीचे को आएंगे। फिर वो मालिक्यूल्स हीट को अब्जॉर्व करेंगे, वो लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा पानी, तो वो ऊपर को उठेगा हल्का पानी, और साइड के ऊपर जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा। एंड सो ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक ये सारे का सारे लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो जाता। यानी पूरे लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा थोड़ी ही देर में। एक रीज़न क्या है, क्योंकि जिसको हम हीट दे रहे हैं वो उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपैंड होता है, वो पानी हल्का हो गया, गर्म हो गया, हल्का हो गया, ऊपर उठ गया, और जो भारी पानी है मतलब ठंडा पानी है वो नीचे आ गया, फिर वो गर्म हुआ ऊपर चला गया, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा और कुछ ही देर के अंदर में सारे का सारा लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ अ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स। देखिए ना, मालिक्यूल्स हीट को अब्जॉर्व कर रहे हैं और ख़ुद ऊपर जा रहे हैं,
यानी कन्वेक्शन की डेफिनेशन हम कर रहे हैं कि कन्वेक्शन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन। यानी कन्वेक्शन का मतलब है कि हीट को ऑब्जॉर्व करके जब मालिक्यूल्स खुद, आपने देखा कंडक्टर्स में, जो लास्ट टाइम हमने कंडक्शन का टॉपिक पढ़ा, वहाँ पर मालिक्यूल्स अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा रहे थे, मालिक्यूल्स अपनी जगह पर बाउंड थे कंडक्शन में, वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहे थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव कर रहे थे। मालिक्यूल्स एटम्स अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करके एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। जबकि लिक्विड और गैसेस में क्या होता है कि मालिक्यूल्स जो है वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, देन वो हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ खुद मूव करते हैं। और मालिक्यूल्स का चूँकि ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ चुका होता है, एनर्जी उनको मिल चुकी होती है, उनका टेम्परेचर बढ़ चुका होता है, तो जब मालिक्यूल्स खुद एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो जिस जगह पर मालिक्यूल्स जाते हैं वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये तरीका होता है गैस और लिक्विड्स की मदद से हीट के ट्रांसफर होने का, ट्रांसफर ऑफ अ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स। यानी जब मालिक्यूल्स खुद मूव करते हैं और हीट अप अब्जॉर्व करते हैं, जैसे हमने दीवार के साथ हीटर लगा रखा है, अब हीटर हमने नीचे फ्लोर के ऊपर रख दिया, लेट्स सपोज नीचे फ्लोर में रख दिया। अब हीटर तो हमने एक साइड पर रख दिया, लेकिन हमारा सारा कमरा गर्म हो जाता है कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर में, पूरे का पूरा रूम हमारा हीट अप हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। उसकी रीज़न यही है स्टूडेंट्स कि जब हीटर के साथ में हमारे रूम की एयर टच करती है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, और कमरे में जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आती है, फिर वो हीटर से हीट लेती है और ऊपर को उठती है, और ठंडी हवा फिर हीट नीचे आकर हीटर को टच करती है, और साउंड कुछ ही देर के अंदर में पूरे का पूरे रूम का जो एयर होती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो मालिक्यूल्स का हीट को अब्जॉर्व करके मूव करना, हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ मूव करना, ये प्रोसेस जो है इसे हम नाम दे रहे हैं, कन्वेक्शन का नाम दे रहे हैं। तो ये हमारे पास में जी एक्सपेरिमेंट है, टेक अ ब्रेक, टेक अ बीकर, जैसे ये डायग्राम अभी हमने देखा। देन ये हमारे पास में बीकर है एंड फिल 2/3 ऑफ इट विद द वाटर, और इसमें से 3 हिस्से हमने भर दिए, देन थोड़ा सा इसमें से जगह खाली छोड़ दी। हीट द बीकर बाय कीपिंग अ बर्नर बिलो इट, इसके नीचे हमने बर्नर रखा हुआ, उससे टेम्परेचर इंक्रीज करें। ड्रॉप 2 और 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, यानी इसके अंदर हमने ये कलर कुछ डाल दिया, जो भी कलर आप जैसे स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है, तो ये रेड सा कलर हमने इसमें, ये पोटाशियम का कलर है, वो हमने इसके अंदर में कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि हम मालिक्यूल्स को देखना चाह रहे हैं। एक्चुअल में वाटर के मालिक्यूल्स तो हमें नज़र नहीं आ रहे, वाटर तो नज़र आ रहे हैं लेकिन अलग अलग मालिक्यूल्स नज़र नहीं आ रहे ना। तो हमने देखना है कि वाटर के मालिक्यूल्स की मूवमेंट किस तरफ को है, तो उसमें हमने कलर मिक्स कर दिया। जिस तरफ को वाटर मालिक्यूल्स जाएंगे वैसे ही कलर के पार्टिकल्स भी उसी तरफ में मूव करेंगे, इसलिए हमने कलर मिक्स कर दिया। इट विल बी सीन दैट colored streaks of water formed by the crystals move upward above the flame। यानी फ्लेम के ये जो फ्लेम है इसके ऊपर जो हिस्सा है वहाँ से हम देखते हैं कि लिक्विड ऊपर को उड़ता है। क्यों? क्योंकि गर्म हो जाता है, हल्का होता है, हल्का होकर ऊपर उड़ता है। हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जिस कलर ऊपर को उठ रहा होता है, जो पोटाशियम हमने मिक्स किया है वो पोटाशियम ऊपर को जा रहा है। तो पोटाशियम ऊपर को जाने का मतलब है कि वाटर मालिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, जो कि उस पोटाशियम के पार्टिकल्स को भी अपने साथ ऊपर को लेके जा रहे हैं। जी, एंड देन मूव अप डाउनवर्ड फ्रॉम द साइड्स वे, और साइड्स पे जो ठंडा पानी होता है वो नीचे को आ जाता है। दीज कलर्ड स्ट्रीक्स शो द पाथ ऑफ द करंट्स इन द लिक्विड, और ये इसे हम करंट का नाम भी देते हैं। करंट का मतलब है कि ये मालिक्यूल्स जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं हीट को ऑब्जॉर्व करके। देखिए ना, मालिक्यूल्स गर्म हो गए, पहले तो क्या था, रैंडमली मूव कर रहे थे। दिन जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया तो तब मालिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। वाटर मालिक्यूल्स की मूवमेंट ब्रोनियन मूवमेंट होती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे स्टार जिगजैग मूवमेंट होती है। लेकिन जब हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वाटर मालिक्यूल्स नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। इसी तरह से गैस को गर्म करते हैं तो वो भी नीचे से ऊपर को जाती है। तो जब ये हीट अब्जॉर्व करके मालिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको करंट कहा जाता है, कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। तो इसको कन्वेक्शन करंट का नाम दिया जा रहा है। वाई द लिक्विड करंट स्टॉप्स ऑन रिमूव द बर्नर अंडर द ब्रेकर। जी, जब हम उसके नीचे से ब्रेकर को हटा देते हैं तो वो पानी ऊपर को उठना बंद हो जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देता है, तो पानी दोबारा से अपने पहले वाली कंडीशन में वापस आ जाता है। जी, यूजेस की बात करते हैं। जी, कन्वेक्शन करंट के यूजेस क्या हैं? कन्वेक्शन करंट सेटअप बाई इलेक्ट्रिक गैस आर कोल हीटर्स।
हैव टू वार्म आवर होम्स एंड ऑफिसेज। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी स्टूडेंट्स कि अगर हम अपने रूम के अंदर में हीटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि एयर हीटर को टच करती है, गर्म होकर ऊपर को उड़ जाती है। देन ऊपर छत वाली साइड पे हवा गर्म होती है, ठंडी हो गर्म होती है ना, तो हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। तो जब और ऊपर से जो ठंडी हवा होती है फिर वो नीचे आती है, वो हीटर को टच करती है और वो गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। एंड ये साइकिल चलता रहता है और कुछ ही मिनट्स के अंदर में पूरे का पूरा रूम हमारा गर्म हो जाता है। देन इस तरीक़े से हम रूम जिस तरह गर्म कर रहे हैं उस तरह से हमारा घर जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। सर्दियों के अंदर में हम अपने ऑफिस को, रूम वगैरह को गर्म कर सकते हैं। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इज बिल्ट वर्क ऑन अ सेम प्रिंसिपल बाय कन्वेक्शन। और इसी तरह से सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है कि मतलब हम पूरे घर के अंदर में हीट को एक जगह पर, यानी घर के एक साइड पर हमने कहीं ये बर्नर सिस्टम लगा रखा है और वहाँ से हवा गर्म होकर हमारे पूरे घर के अंदर में मूव करती है। कन्वेक्शन करंट्स अकर आ लार्ज स्केल इन नेचर। जी कन्वेक्शन करंट्स जो होते हैं मतलब कि हवा का गर्म होकर ऊपर को उठना, एक ही डायरेक्शन में मूव करना, नेचर के अंदर में आप गर्मियों के मौसम में ये आपको ज़्यादा देखने में मिलता है। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा स्टूडेंट्स, किसी प्ले ग्राउंड के अंदर में, किसी ओपन प्लेस में आपने देखा होगा कि ऐसे हवाएं बहुत ज़्यादा, साथ में डस्ट भी मिल जाती है और वो गर्दों के बाद डस्ट मिलकर वो ऊपर की तरफ में उठती है, हवा तेज़ी के साथ में ऊपर को उठ रही होती है। The day-to-day temperature change in an atmosphere result from the circulation of warm or cold air that travels across the region। यानी किसी भी इलाके का जो टेम्परेचर कम और ज़्यादा होने की रीज़न यही होती है ना। मिसाल के तौर पर देखिए ना, अभी हम गोजरा में हैं, सपोज करें कि टोबा में बारिश हुई है, जहाँ साथ में आसपास के इलाकों में गांव वगैरह में बारिश हुई है, लेकिन हमारे गोजरा में बारिश नहीं हुई। इसका मतलब है कि हमारे आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम है, वहाँ पे हवा ठंडी है। हमारे गोजरा में बारिश नहीं हुई तो यहाँ पे हवा गर्म है। तो क्या होगा, ये हमारे गोजरा की जो गर्म हवा है ये ऊपर को उठेगी और आसपास के जो इलाकों की ठंडी हवा है वो हमारे शहर की तरफ आएगी। तो इस तरह हमारे शहर का टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं ये हमारे आम जो डेली का टेम्परेचर्स होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास में लैंड एंड सी ब्रीज की एग्जांपल हमारे पास में ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है। तो आइए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं स्टूडेंट। लैंड एंड सी ब्रीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। जहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास में दो तरह का मटेरियल है। एक साइड के ऊपर में वाटर है, सी है, और दूसरी साइड के ऊपर में उसके लैंड है, यहाँ पर सैंड होती है, फॉयल है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये जो पानी है इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि जो वाटर है उसकी हीट कैपेसिटी सॉइल के मुकाबला में, सैंड के मुकाबला में, सॉइल के मुकाबला में ज़्यादा होती है। मतलब क्या है कि पानी का टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज़ नहीं होता। दिन हम इसको ज़्यादा हीट देंगे तो फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जबकि हम सॉइल को, सैंड को थोड़ी सी हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सॉइल की हीट कैपेसिटी कम होती है। रिपीट कर रहा हूँ, बात समझा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि पानी बहुत जल्दी गर्म नहीं होता और बहुत जल्द सर्द नहीं होता। यानी पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है और टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। और सैंड का जो सॉइल है, जो मिट्टी है, जो रेत है, वो बहुत जल्द गर्म हो जाती है और जल्द ही सर्द हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी की बिना के ऊपर में देखें क्या हो रहा है कि ये डे टाइम है, जैसे आप सन को देख रहे हैं, यहाँ पे सनशाइन है, जब सूरज की रोशनी यहाँ पर वाटर के ऊपर भी फॉल कर रही है, लैंड के ऊपर भी फॉल कर रही है। अब लैंड में क्या है, सॉइल है, और मोस्टली आपने देखा है कि सी के किनारे के ऊपर में सैंड ही होती है, रेत है, सॉइल है, मिट्टी है, रेत है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब ये सनलाइट फार कर रही है तो वाटर का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसके साथ साथ में जो सैंड है, लैंड है, इस लैंड का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब क्या होगा, जैसे अभी मैंने आपसे बात की, पानी तो जल्दी गर्म नहीं होएगा, लेकिन रेत जो है, जो लैंड है, वो तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। तो क्या होगा, दोपहर का टाइम जब होगा, यानी टेम्परेचर इसको मिलता जा रहा है, सनलाइट जो है वो इनको मिलती जा रही है, पानी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, लैंड का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन पानी को टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि लैंड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने में जल्दी थोड़ा टाइम लगेगा।
तो लैंड का टेम्परेचर वाटर के मुकाबला में ज़्यादा होगा। तो जब लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो देख सकते हैं जैसे एरो साइन से शो किया गया है कि हवा यहाँ से गर्म होकर ऊपर को उठेगी, क्योंकि लैंड तो गर्म है। तो जब उसको एयर टच करेगी तो वो भी गर्म हो जाएगी और हल्की हो जाएगी, फैलेगी तो ऊपर को उठेगी, और जैसे ये काइट को भी ऊपर को लेके जा रही है। तो जहाँ पे स्पेस एम्प्टी हो जाएगी, तो जहाँ पे स्पेस एम्प्टी हो गए तो उसको कवर करने के लिए सी में जो कोल्ड एयर होगी, सी के ऊपर अभी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ा इसका, वो जो इसके ऊपर वाली एयर है वो मूव करेगी लैंड की तरफ में, इसको फिल करने के लिए। क्योंकि जहाँ पर एयर ख़त्म ऊपर को उठ रही है तो उसको फिल करने के लिए एयर क्या होगा, जो कोल्ड एयर है वो सी से लैंड की तरफ को आएगी। तो इसको हम नाम देंगे सी ब्रीज। और ये सी ब्रीज का ड्यूरेशन कौन सा है, डे टाइम के अंदर है। दिन के वक्त में जो हवाएं होती हैं वह समंदर से साहल की तरफ चलती हैं, सी से लैंड की तरफ मूव करती हैं, इसी वजह से उसको सी ब्रीज का नाम दिया जाता है। दिन के वक्त में ठंडी हवा जो होती है वो आज समंदर के आसपास के इलाकों में दाखिल होती है। लेकिन रात के वक्त में क्या होता है, जिस स्टूडेंट से इसको डायग्राम को देखें, नाइट टाइम में क्या होगा, जूम करके दिखा रहा हूँ। नाइट टाइम में इसको उल्टा रिजल्ट मिलेगा हमें। और नाइट टाइम में क्या होगा, अब देखिए पानी तो सारा दिन गर्म होता रहा, तो लेकिन उसको अब ठंडा होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, जबकि सैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो जब सैंड ठंडी हो गई यानी लैंड जो है उसका टेम्परेचर कम है, कोल्ड है, जबकि वाटर तो हॉट है। अब हॉट वाटर के ऊपर जो एयर है वो जब वाटर को टच करी है तो वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, गर्म होगी हवा, हवा गर्म होकर एक्सपेंड होगी, हल्की हो जाएगी, ऊपर को उठेगी। तो रात के वक्त में समंदर के ऊपर जो हवा है, सी के ऊपर जो एयर है वो एक्सपेंड होगी, ऊपर को उठेगी, और जो लैंड की एयर है वो किधर को मूव करेगी, सी की तरफ मूव करेगी। तो इसके क्या नाम देंगे, लैंड ब्रीज। दिन लैंड ब्रीज कब होती है, ड्यूरेशन कौन सा है इसका, नाइट टाइम का है। दिन रात के वक्त में हवा जो होती है वो लैंड से सी की तरफ मूव करती है, इसको लैंड ब्रीज का नाम दिया जाता है। और डे टाइम में क्या कहा हमने, एयर जो होती है वो मूव करती है सी से लैंड की तरफ में, तो उसको नाम क्या दिया हमने, सी ब्रीज का नाम दिया। उसके बाद टॉपिक हमारा चेंज हो जाता है, इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। जी, ग्लाइडिंग का टॉपिक आ रहा है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ग्लाइडिंग वो हमारे सिलेबस से ख़त्म हो गया है। उसके बाद रेडिएशंस का है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।